आज जो हमारा लेक्चर है वो सीएसएस के बारे में है। तो बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कहाँ से आप देखते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं क्लास में। तो हमारी वेबसाइट जो है student.org, वहाँ पर ये सारे आपको लेक्चर रिटर्न फॉर्म में भी पड़े होते हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर student.org लिखा है, और इसमें बैकएंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम ये कोर्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आगे आएंगे। यहाँ पर ये सीएसएस के ऊपर क्लिक करेंगे, और सीएसएस के ऊपर क्लिक करने पर जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर जो नीचे जितने भी लेक्चर आ रहे हो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो सीएसएस का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये भी एचटीएमएल की तरह हम तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर अंदर हम इसको कवर करेंगे। सीएसएस यूज़ क्यों होता है, आप समझ लें कि एचटीएमएल एक स्केलेटन है। जैसे हम घर बनाते हैं कोई सिंपल, तो बाद में उसको पेंट करते हैं, उसके अंदर सामान ला कर रखते हैं, उस सामान की हम तरतीब लगाते हैं कि ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ये इधर होनी चाहिए। तो सीएसएस ये बाद में डेकोरेशन का काम करता है कि आप घर को पेंट कर देते हैं, उसमें और चीज़ें ऐड करके उसकी तरतीब लगाते हैं। तो एचटीएमएल क्या करता है, एचटीएमएल सिर्फ स्केलेटन होता है। मिसाल के तौर पर जब एक गाड़ी तैयार होती है तो पहले उसका स्केलेटन बनता है, बाद में उसके ऊपर उसके शीशे लगते हैं, उसमें सीटें एडजस्ट होती हैं और उसको रंग और रोगन और उसको कलर दिया जाता है। तो सीएसएस भी इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि स्केलेटन के बाद हमने उसको स्टाइलिंग कर दी है। इसका नाम भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसको कहते हैं। सीएसएस एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। एच टी एम एल जब उन्होंने बनाया था तो उनका ये मकसद नहीं था कि हम इसमें कोई डिज़ाइनिंग भी करेंगे। उनका सिर्फ मकसद था कि हम लिंक्स, एक लिंक की तरह की वेबसाइट बना सकते हैं कि लिंक के ऊपर क्लिक करते जाएं और आगे वाला पेज इंफॉर्मेशन हम देखते जाएं। तो उनका सिर्फ ये काम था। ये सी एस एस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ जिसने उसको साथ में डिज़ाइनिंग भी कर दी कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स को जो है उसका लुक अच्छी करने के लिए हम ये डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं। हमने जो प्रैक्टिस में बनाई है एचटीएमएल के अंदर पेजेस, वो सिंपल एचटीएमएल है। उसमें आप देख रहे हैं कि वो डिज़ाइनिंग बिल्कुल है ही नहीं, रफ नज़र आ रहा है, इतना अट्रैक्टिव नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये भी, पेज के अंदर भी ये जो लोगो यहाँ पर एक अच्छे तरीके से फिट हुआ हुआ है, साथ में इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। और ये जो ब्लॉग और डीपी है इसको हमने राइट साइड पर मूव किया हुआ है। ये जो साइडों पर जगह छोड़ी हुई है ये सारा सीएसएस की मदद से किया हुआ है। और सीएसएस का आगे एक और उसका समझ लें कि एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में ये सारा कुछ किया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप भी बेसिकली सीएसएस ही बिहाइंड द सीन यूज करती है। तो आप लोगों को कोर सीएसएस में बेशक आप लोग ना भी इतना डीपली जाएंगे, आप सिर्फ बूटस्ट्रैप भी कर लेंगे तो वो भी इनफ होगी। बाज़ दफ़ा हमें फिर कोर सीएसएस भी करना पड़ जाता है। और क्योंकि अभी आप लोग बैक एंड डेवलपर हैं तो इतने ज़्यादा इसमें डीपली अगर आपसे कोई डिज़ाइनिंग नहीं हो पा रही तो आपने उससे उसको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आप लोगों का डिज़ाइनिंग करना ख़ास तौर पर ये आप लोगों का काम नहीं होगा। आप क्योंकि बैक एंड डेवलपर हैं तो आप बैक एंड की चीज़ें मैनेज करेंगे, ना कि डिज़ाइनिंग। जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो अलग डेवलपर, उसके लिए डिज़ाइनर हायर हुए होते हैं जो आपको डिज़ाइनिंग करके देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको अपनी कंपनी की कोई चैट अगर दिखा सकूं, तो उसमें आप लोग लेट्स सपोज ये, इसमें शायद कोई मैसेज मिल जाए जिसमें मैंने उनको बोला हुआ होगा कि ये डिज़ाइनिंग का काम है, और ये एक और लड़का है इसमें कलीम, वो करेगा। हम्म, यहाँ पर मैसेज शायद कोई हमें मिल गया है, हम सर्च कर लेते हैं कलीम। 5 जगहों पर कलीम यूज़ हुआ है। हाँ ये देखें, उन्होंने ये मुझे भी डिज़ाइनर का कहा था कि इसको थोड़ा सा सेट कर दें। तो मैंने कहा था कि इसको आप लोग चेक कर लें, अगर मज़ीद इसको स्टाइलिंग चाहिए तो आप कलीम से रब्ता करें। ये देखें, चेक इफ़ नीड्स मोर स्टाइलिंग फ्रॉम कलीम। अगर कलीम से आपको मज़ीद स्टाइलिंग चाहिए तो वो इसको कर देगा। ये कुछ चीज़ की स्टाइलिंग में मैंने इसको बेसिकली ये करके दिया था। इसको मैंने कहा था अगर आप मज़ीद अच्छे लुक में देखना चाहते हैं तो आप जो हमारा डिज़ाइनर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो डेवलपर होता है बैकएंड, खास तौर पर जो डेवलपर होता है
उसको कंपनीज में नॉर्मली अच्छी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें डिज़ाइनर भी आप लोगों को दिया जाता है एक, जो आपको पेजेस डिज़ाइन करके देता है। मिसाल के तौर पर इसमें एक समरान है लड़का, जो कि फुल बैक एंड डेवलपर है, वो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है, फुल स्टैक नहीं है, वो सिर्फ बैक एंड का काम करता है। तो उसके साथ भी कलीम जो लड़का डिज़ाइनर है, जिसका काम ही सिर्फ डिज़ाइन करना है, पेजेस बना बना के डिज़ाइन कर करके डेवलपर को देना है, वो इसमें यहाँ पर ये देखें। अब वो कलीम लड़का क्या कर रहे हैं कि जो हमारा समरान है बैकएंड डेवलपर, उसको डिजाइनिंग करके ये चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये देखें, कलीम को मेंशन करके कह रहे हैं, कैन यू प्लीज फिक्स द ब्लैंक पेजेस एंड पीडीएफ। मतलब कि वो लड़का जो है कलीम, वो इनको डिजाइनिंग करके दे रहा है। तो आपको ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपने इसकी डिजाइनिंग, मुश्किल थोड़ी सी होती है बैक एंड डेवलपर्स के लिए, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये तो हमसे हो ही नहीं पा रही। तो आप जो जितना हो सकता है बस उतना करेंगे, बाकी आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे ही आप फिर फुल स्टैक डेवलपर बनते जाएंगे, फिर आप लोग डिजाइनिंग में भी आपका जो एक्सपर्टनेस है वो बढ़ती जाएगी। और फिर एक ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आती है, फिर आप डिज़ाइनर से भी अच्छी डिज़ाइनिंग वेबसाइट कर लेते होते हैं। तो बेसिकली जो बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, वो डिज़ाइनिंग से अवॉइड करते हैं, उन्हें डिज़ाइनर प्रोवाइड किया जाता है। चलो जी, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है एक बैक एंड डेवलपर के लिए या फुल स्टैक डेवलपर के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है, एक बॉडी, जैसे HTML में बॉडी होती है, तो उसको सिलेक्ट करके हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, H1 को सिलेक्ट करके उसको कलर दिया हुआ है, और इसको P टैग को सिलेक्ट करके उसको हमने कलर दिया हुआ है। तो इससे ये ये रहा है कि इनके जो हैं कलर्स हैं, ये बैकग्राउंड कलर जो ये पीछे आपको ये वाला डार्क डार्क सा नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर है। जो ये इस टेक्स्ट का कलर है, इसको सिंपल कलर बोलते हैं, जो वाइट करने से इस टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाता है। और इसको हम, ये चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं PH1, ये सिलेक्टर हैं। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि आपके पास एक सिलेक्टर होता है, आप उस सिलेक्टर को टारगेट करके आगे उसको वैल्यू पेयर में उसकी प्रॉपर्टी देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, सिलेक्टर और आगे ब्रैकेट में वैल्यू पेयर के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी देते हैं। तो इसको हम एक फाइल बना लेते हैं अपने पास कोड के अंदर। तो VS कोड ओपन करेंगे हम, VS कोड, यहाँ पर हम इसको फाइव फोल्डर हमारे पास एक बना हुआ है HTML का, न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम। न्यू फोल्डर कहाँ से बनेगा, ओपन फाइल, न्यू फाइल, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस। अच्छा, यहाँ से नहीं बन रहा, हम इसको वैसे उधर से बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है एक फोल्डर हमारा था, ये HTML5 के नाम का। हम यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं CSS के नाम का, क्रिएट न्यू फोल्डर। ओहो, ये क्या हो रहा है, फोल्डर, न्यू फोल्डर, ये है। तो यहाँ हम इसका रख देते हैं CSS3 रख देते हैं, क्योंकि CSS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो CSS3 है। अब हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, यहाँ से फाइल पर जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर वो सेव किया है हमने, डेस्कटॉप, ये, और इसमें CSS, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने से आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा, ये वेलकम, हम इसको ट्रस्ट करके यस कर देंगे और इस वेलकम को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ CSS3 के ऊपर हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम हम CSS लेक्चर 1 रख देते हैं, और साथ एक्सटेंशन हम .html की ही रखेंगे, क्योंकि HTML के अंदर हम CSS को अप्लाई करते हैं। तो HTML लिखेंगे और ये HTML5 वाले को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये डमी बन जाएगा। यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं
पी टैग लिख लेते हैं पैराग्राफ और इसका नाम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ। और हम एक H1 लिख लेते हैं और H1 में लिख लेते हैं दिस इज H1। हाँ अच्छा, सेव करते हैं और अब इसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। स्टाइलिंग आप हेड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इनलाइन भी यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, बॉडी में भी वैसे स्टाइल टैग आप लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने स्टाइल टैग लगाना होता है इस तरह, ये स्टाइल टैग के अंदर आपने वो स्टाइलिंग करनी होती है। जो यहाँ एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, अब यहाँ पर कह रहा है कि पी जो पी टैग है उसको कलर रेड दे दो। तो जो भी इसमें से इसको पी टैग मिलेगा उसको ये कलर रेड दे देगा। स्टाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और ये क्या 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 कह रहा है, पी जो है मतलब पैराग्राफ जो इसमें जहां जहां भी जितने भी पी टैग होंगे उनको ये कलर रेड देगा। कलर रेड का मतलब होता है जो टेक्स्ट का कलर है। तो एक और पी हम यहाँ पर लगा देते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये सबको टारगेट कर रहे हैं। पैराग्राफ 1 लिख देते हैं और इसको पैराग्राफ लिख देते हैं 2। सेव करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ये सेव है, डेस्कटॉप में सेव है, ये डेस्कटॉप में सेव है ये CSS3 के नाम से। डबल क्लिक करके इसको देखेंगे, ये देखें पैराग्राफ सेंटर भी हो गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हो गया है और इसका कलर जो है वो रेड भी हो गया। हमने दो इसको प्रॉपर्टीज दी हैं, कलर रेड और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और आगे उसकी ये वाली वैल्यू है। आप कलर के ऊपर ऐसे होवर करके यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कि कौन सा कलर देना। फिर वो कलर का जो कोड बनता है वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम ग्रीन इसको कर देते हैं इतना, और यहाँ से ग्रीन का कोई भी शेड हम ले लेते हैं, ये ले लिया। अब ये कलर उसको RGB में मिल जाएगा। सेव करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये इसका कलर ये देखें ग्रीन हो गया। दोबारा से हम इसको रेड कर देते हैं ताकि क्लियर आप लोगों को नज़र आए। ये पैराग्राफ 2 और इसको हम सेव करते हैं। तो ये जो पी है ये सिलेक्टर है। और मतलब कि आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये पी यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम H1 को भी कर सकते हैं। H1 लिखा और इंटर किया। अच्छा, इंटर करने से उसने ब्रैकेटें नहीं लगाई, खुद लगाना पड़ेंगी। ये ब्रैकेटें लगा ली हमने। ये क्या कह रहा है, एरर क्यों है? अच्छा, यूज़ एम्प्टी कह रहा है, एम्प्टी आप इसको ना यूज़ करें। तो इस H1 का हम बैकग्राउंड कलर, ये देखें BAC मैंने लिखा और ऑटोमेटिक नीचे सारा कुछ वो आ गया। बैकग्राउंड साइज है, ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर हम देते हैं जी, इसको इसको हम ग्रीन दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, या ग्रे दे देते हैं जो हमारी वेबसाइट का कलर है। ये ग्रे कलर इसको दिया, सेव किया। तो अब ये देखें जो H1 को कलर मिलेगा वो ग्रे होगा। सेव किया, रिफ्रेश किया और ये देखें ये इसको ग्रे कलर मिल गया H1 को, ये पूरा। तो ये सिलेक्टर है, इस जो भी एलिमेंट को हम टारगेट करके लिखते हैं तो वो सिलेक्टर होता है। जैसे P सिलेक्टर है, H1 सिलेक्टर, इसी तरह जो भी हम जिस भी हम एलिमेंट को टारगेट करेंगे वो हमारा सिलेक्टर होगा और आगे उसमें हम वैल्यूज इंटर करते जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये एक्सप्लेन किया हुआ, आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हैं। फिर है कि ये मल्टी टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं, अभी हम सिर्फ ये सिंपल सिलेक्टर्स देखेंगे। और कंबाइंड सिलेक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। कंबाइंड मतलब कि आप इनको इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे एग्जांपल में हम उसको देखेंगे। तो उसमें बात कहता है कि आईडी के बेस पर भी आप आईडी बनाकर भी उसको सिलेक्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्लास बनाकर भी आप सिलेक्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस H1 को दे देता हूँ आईडी, आईडी लिखता हूँ और आईडी इसका मैं लिखता हूँ टेस्ट 1। ये टेस्ट, कोई भी आप आईडी का कोई भी नाम रख सकते हैं, टेस्ट 1। लेकिन इस टेस्ट 1 के नाम की आईडी फिर आप दोबारा नहीं बना सकते कि यहाँ पर भी आप आईडी देकर उसको टेस्ट 1 कह लें, ऐसे नहीं कह सकते आप लोग। आप इसको टेस्ट 2 कह सकते हैं लेकिन टेस्ट 1 आप इसको नहीं कह सकते। आईडी एक ही होती है, आईडी आइडेंटिटी जो होती है वो एक ही होती है। तो टेस्ट 1 आईडी की बेस पर आप इसको कलर दे सकते हैं। अब H1 को और P टैग को, ये इनको मैं स्टाइलिंग को हटा रहा हूँ। आईडी की बेस पर आपने कुछ देना हो, स्टाइलिंग करनी हो तो आप
टैग लगाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं जो आईडी आपकी है, ये टेस्ट 1 है। और यहाँ पर आप इसका अब लिख सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं हम इसको। ये देखिए बॉर्डर मैंने लिखा, ऑटोमेटिक आगे सेलेक्ट करवा रहे हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल PX, और आगे सॉलिड, और आगे ब्लैक। ये बॉर्डर इस तरीके से देते हैं। उसके क्वांटिटी लिखते हैं, टाइप लिखते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, और आगे कलर लिखते हैं। तो टेस्ट 1 कौन है? ये H1 वाला टेस्ट 1 है। तो इसको अब ये बॉर्डर मिल जाएगा। पेज में जाते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। ये कौन सा पेज ओपन आ गया? ये वाला, इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखें बॉर्डर इसको लग गया। तो ये आईडी की बेस पर लगा है। आप क्लास की बेस पर भी लगा सकते हैं। अब आईडी की बजाय आप आईडी भी दे सकते हैं एक ही साथ, और क्लास भी दे सकते हैं। क्लास इसको मैं कह देता हूँ W W1 कह देता हूँ। क्लास आप सेम दे सकते हैं। क्लास आप सेम क्लास दे सकते हैं, जितने भी चीज़ों को देना चाहते हैं, बॉडी को, पैराग्राफ को, कोई भी डिव हो उसको। तो अब क्लास को कैसे टारगेट करते हैं? क्लास को हम टारगेट करते हैं डॉट लगाकर। डॉट लिखेंगे और साथ क्लास का नेम लिखेंगे, W1 है, और स्पेस, और ये ब्रैकेट हैं, और इनका हम बैकग्राउंड कलर देख कर देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको ग्रीन दे देंगे हम, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो सेव किया। अब ये जो क्लास है, जिसको ये क्लास लगी हुई होगी, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये क्लास लगी हुई है इस H1 को और इस पैराग्राफ को, तो इन दोनों का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे और ये देखें उन दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह ये क्लास को यूज़ करते हुए हम सेलेक्टर के तौर पर यूज़ करके उनकी प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं CSS की। क्लासेस आप मल्टीपल, मतलब कि ये W1 की क्लास है तो आप बेशुमार एलिमेंट्स को ये एक ही क्लास दे सकते हैं और उस एलिमेंट को इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो आईडी होगी, आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर एक दफ़ा किसी एलिमेंट को आईडी का नाम हमने वो एक दे दिया है टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 आप किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हम पैराग्राफ और आईडी, मतलब कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट और आईडी, या एलिमेंट और क्लास को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहता हूँ जिस पैराग्राफ को क्लास दी हुई हो। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ P.W1, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ, सिर्फ पैराग्राफ, ऐसे ऐसे पैराग्राफ जिनको W1 की क्लास दी हुई है उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। तो अब ये H1 पर तो इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि H1 तो पैराग्राफ नहीं है। तो ये लाइन बता रही है कि ऐसे पैराग्राफ जिनको W1 की क्लास दी हुई है, तो वो एक ही है, ये पैराग्राफ है, इसको W1 की क्लास दी हुई है, तो सिर्फ इसका अब बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन होगा। और बाकी इसमें भी क्लास तो लगी हुई है, लेकिन क्योंकि ये पी नहीं है, पैराग्राफ नहीं है, इसलिए इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें सिर्फ पी का जो है पैराग्राफ, जो पी का जो है मतलब कि बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया। तो इसी तरीके से ये देखें आप इस तरह सिर्फ पी का ही नहीं, आप किसी भी एलिमेंट की बेस पर आप टारगेट करना चाहें कि ऐसे ऐसे H1 जिनको क्लास फलां दी हुई है उनको कर दो, वो सिर्फ उन H1 पर अप्लाई होगी। यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है कि अगर आपने सारे ही एलिमेंट चूज करने हैं, सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए स्टार यूज करते हैं। नॉर्मली हम आमतौर पर करते नहीं हैं। अच्छा, ग्रुपिंग सिलेक्टर के सिलेक्टर्स को आप ग्रुप करके भी यूज कर सकते हैं। ये विदाउट ग्रुप लिखा हुआ है, इसमें ये H1 अलग है, ये अलग है, ये अलग है। काम हमने तीनों के साथ एक ही करना है। हमने इसको कलर रेड देना है, इसको भी कलर रेड देना है, तीनों को, मतलब कि हमने कलर रेड देना और उनको सेंटर अलाइन करना है। तो आप इनको अलग अलग करने के बजाय कॉमा लगाकर एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इस तरह H1, H2, आगे P, आगे आप एलिमेंट के साथ टारगेटेड क्लास भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप H5 डॉट, आगे आपकी जो भी क्लास हो वो क्लास लगाकर आप उस एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस तरह आप ग्रुप करके भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं।
सीएसएस ऐड करने के तीन तरीके होते हैं। एक्सटर्नल एक ऐड कर सकते हैं फाइल बनाकर, इंटरनल ऐड कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया है, और इन लाइन, इन लाइन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम इन लाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है टैग के अंदर स्टाइल, और यहाँ पर आप इसको कलर दे सकते हैं। सिर्फ कलर नहीं, आप अपनी मर्जी की जो भी स्टाइलिंग बाद में हम पढ़ेंगे, और भी मल्टीपल, इसको मार्जिन पैडिंग ये वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड, इसका जो कलर है वो हम ये ब्लू कर देते हैं। तो P2 जो है, पैराग्राफ 2, उसका कलर हम ब्लू किया है। इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखें इसका कलर अब ब्लू हो चुका है। आप इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, कॉमा आगे इसमें सेमीकोलन लगाकर आप मज़ीद इसको और भी दे सकते हैं फॉन्ट साइज, और इसका हम लार्जर करके देखते हैं कि कितना होता है। सेव किया और इसको चेक करते हैं। ये देखें थोड़ा सा आपको वो बड़े साइज में अब नज़र आ रहा है। जैसे रिफ्रेश किया उसका साइज बड़ा है। बाकी इस पैराग्राफ का साइज छोटा है, इसका बड़ा हो गया फॉन्ट साइज लार्जर करने की वजह से। आ, उसके बाद ये हमने इनलाइन यूज़ किया है। जो पहले ऊपर हम यूज़ कर रहे थे बॉडी के अंदर, वो हमारा था इंटरनल। मतलब ये दोनों हैं तो इंटरनल ही, लेकिन ये इसके आगे इंटरनल की स्पेशल फिर आगे टाइप है कि ये इनलाइन है। जो ये है ये भी ये इंटरनल है CSS। अच्छा, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अलग आप एक CSS की फाइल बनाकर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस HTML की फाइल के अंदर। उसका तरीका आपने लिंक लगाकर इसको रिलेशनशिप को, मतलब कि आपने कहना है कि स्टाइल शीट है, और आगे अपनी फाइल का नाम आपने लगा देना है। जैसे ये इसने एक फाइल बनाई हुई है, आपने एक फाइल बनानी है, उसके एक्सटेंशन .css रखनी है, और आपने फाइल को अपने पास इंपोर्ट कर लेना है। इंटरनल CSS की ये जो एग्जांपल हमने की है, ये हेड के अंदर मतलब स्टाइल के अंदर जो लिखा हुआ है ये इंटरनल की है। इनलाइन आप ये जो अभी हमने करके देखा है पैराग्राफ में, ये इनलाइन है, मतलब कि टैग के अंदर जो यूज़ करते हैं। और मल्टीपल स्टाइल शीट भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टाइल शीटें भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इसके CSS के अंदर। CSS के कह रहा हूँ, HTML फाइल के अंदर CSS की फाइलें बनाएंगे और उसको अपने HTML फाइल के अंदर आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आर्डर होता है कि आर्डर किसको माना जाएगा, मतलब कि एक दफ़ा आपने क्लास उस यहाँ पर आप कह रहे हो H1 को कि ये कलर हो जाए, फिर आप नीचे इन लाइन में आकर उसको कह रहे हो कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो कलर किसका माना जाएगा। जैसे कि ये है बैकग्राउंड इसका ग्रीन है, और अगर यहाँ पर मैं इन लाइन करके इसको कह दूं कि नहीं इसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, तो कौन सी बात मानी जाएगी, जो इन लाइन है वो मानी जाएगी। और मतलब कि तीनों फाइल में अगर कोई क्लास यूज की हुई है इसमें H1 का कलर उसने रेड किया हुआ है, फिर इस स्टाइल शीट में उसने एक क्लास यूज की है जिसमें फिर इस H1 का कलर उसने ब्लैक किया है, तो किसकी बात मानी जाएगी, फाइल वाले की या इस स्टाइल की। तो इस स्टाइल वाले की बात मानी जाएगी क्योंकि ये बाद में आ रहा है। जो लास्ट पे होगा उसकी बात मानी जाएगी। हाँ, अगर आपने ये स्टाइल ऊपर कर दिया, फाइल नीचे इंपोर्ट की है यहाँ पर, तो फिर फाइल वाली बात मानी जाएगी। ये ऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देखेंगे, और हम ये स्टाइल फाइल बनाकर और कैसे इंपोर्ट करना है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अभी हम एक फाइल बनाकर इसको चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पर अपने इसी में आप एक फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इसको सेव एज करके सेव भी कर सकते हैं हम। हाँ, ये अपने CSS के अंदर सेव हो रहा है, तो मैं इसको रख लेता हूँ टेस्ट फाइल। साथ में फाइल लिखना ज़रूरी नहीं, टेस्ट टेस्ट 1 लिख देता हूँ। साथ में एक्सटेंशन लगाएंगे .css। इसको सेव करेंगे, और ये इसके साथ है। यहाँ पर जो मैंने इधर है, ये बॉडी के अंदर जो स्टाइल के अंदर मैंने ये लिखा है, इसको मैं कॉपी करके अंदर वाले हिस्से को यहाँ पर अपने CSS में पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर स्टाइल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए आपको देखा होगा कि मैंने स्टाइल टैग को छोड़ दिया, ये इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस टेस्ट 1 की जो स्टाइल शीट हमने यूज़ की उसको। तो उसके लिए आपने LI लिखना है। LI लिख कर नीचे वो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने
CSS वाले को सिलेक्ट कर लेना है, लिंक और साथ CSS को। इसमें सारी चीज़ें उतार के दे देगा। यहाँ पर आपने href के अंदर बस अपनी फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पर, यहाँ href के अंदर आपने फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम है हमारा टेस्ट। हाँ, ऑटोमेटिक वो सजेस्ट भी कर रहा है कि ये वाला नाम है आप लोगों का, तो इसको हम सेव करेंगे। और सेव करने के बाद सेम स्टाइलिंग जो यहाँ पर हमने यूज़ की थी, यानी कि टेस्ट 1 एक क्लास है उसका, उसको बॉर्डर दे दो, और पैराग्राफ में जो W1 की क्लास है उसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दो। तो ये इफेक्ट हमारे पास सेम यही रहेगा। ये देखो बॉर्डर, ये उसका रिफ्रेश करने से, ये देखें रिफ्रेश किया तो सेम वही स्टाइलिंग जो हमने ऊपर बॉडी में लगाई हुई थी उसको हमने फाइल में पेस्ट करके जब चेक किया है इंपोर्ट करके, तो सेम वही स्टाइलिंग लग गई है। तो इस तरह आप फाइल बनाकर इंपोर्ट करके अपने HTML में इसको कर सकते हैं। अब इसका आर्डर जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इसको आर्डर, जो CSS कौन सा CSS लगेगा, अगर एक ही एलिमेंट को 2-3 दफ़ा हमने स्टाइलिंग दी हो वो तो किसकी बात मानी जाएगी, उसको आर्डर बोलते हैं। कि कौन सा आर्डर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी होगी। तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, आज के लिए इतना ही है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर चेक करेंगे। आप इसको रीड कर सकते हैं, यहाँ से एग्जाम्पलें आप कॉपी करके अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ हाँ, अभी CSS का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम इसको आर्डर देखेंगे और मज़ीद इसको हम डिस्कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।